टू बीट द स्ट्रीट। आज हम एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं जिस कंपनी की आज हम बात करेंगे उसका मार्केट शेयर 50% से भी ज़्यादा का है, और साथ ही साथ एक बिल्कुल यूनिक कंपनी है जिसने स्टील मैन्युफैक्चरिंग है उसमें एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स निकालने की कोशिश की है, और साथ ही साथ 40% इनका जो पोर्टफोलियो है वो बिल्कुल यूनिक है, जो पूरे इंडिया में और पूरे ग्लोबली कोई नहीं बनाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं एपीएल अपोलो ट्यूब्स की। एपीएल अपोलो ट्यूब्स का मेन जो बिजनेस है उसमें आते हैं कि कंपनी के जो स्टील प्रोडक्ट्स होते हैं वो, साथ ही साथ अपोलो के जो ट्यूब्स होते हैं, जो ये देखिए आप इस तरह के घर होते हैं उनमें जो स्टील के आजकल पाइप्स लगते हैं, इसमें होलो सेक्शन भी लगते हैं और पाइप्स भी लगते हैं। साथ ही साथ जो स्काई क्रैपर होते हैं उनमें भी यहाँ पर जो सेक्शन बनाने के लिए जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं वो स्टील की आजकल ज़्यादा यूज़ की जाती है, क्योंकि उसके कारण उसमें जो बेंडिंग होती है वो जो एपीएल अपोलो करके देता है वो काफ़ी यूनिक होती है। तो इस कारण जो एपीएल अपोलो है उसका नाम, अगर आप किसी भी क्राफ्टमैन या आप कह सकते हैं कि जो ये घर बनाने वाले होते हैं उनसे अगर कारीगर से आप पूछेंगे तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप किसका यूज करते हैं, तो एपीएल अपोलो इज द ब्रांड नेम, क्योंकि 50 से 60% के से ज़्यादा मार्केट शेयर है एपीएल अपोलो ट्यूब का इस पूरे मार्केट शेयर में। तो आज हम बात करने वाले डिटेल में इनकी एनुअल रिपोर्ट के बारे में और समझेंगे कि कंपनी किस तरीके का बिजनेस मॉडल है, किस तरीके का काम करती है। तो इनका जो मेन बिजनेस है वो है कि स्टील से और नए नए प्रोडक्ट बनाना। तो एपीएल अपोलो इज़ नॉट अ स्टील मैन्युफैक्चरर, ये उससे और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाते हैं जो जिसमें कि ये इस तरीके के प्रोडक्ट शामिल हैं जो हमारे जॉइंट्स होते हैं एयरपोर्ट में। जिस तरीके के, अगर हम आपको बताएं कि पूरा जो दिल्ली का एयरपोर्ट है उसमें जहाँ जहाँ पे भी स्टील लगा हुआ है वो सारा एपीएल अपोलो के द्वारा लगाया गया है। इसके अलावा कंपनी का जो मार्केट शेयर है पिछले साल से इस साल के कंपैरिजन में 25% से बढ़ा है, और एपीएल का मार्केट शेयर अगर हम बात करते हैं पिछले साल 40% था, इस साल 50% का से ज़्यादा का मार्केट शेयर है कंपनी के पास। और एनुअल सेल्स वॉल्यूम है, अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर 17 से अगर फाइनेंशियल ईयर 21 की बात करें तो 932 से 1640 हो चुकी है और लगभग डबल होने के कगार पे है। तो आप देख सकते हैं कि जिस बिजनेस में काम करते हैं वो काफ़ी ग्रोइंग है, और आजकल जो डिमांड है स्टील की इन टर्म्स ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में वो बढ़ने लगी है। तो ये जो पूरा बिजनेस है वो काफ़ी इस चीज़ पे टिका हुआ है। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ पूरा पहले बिजनेस समझने से पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो स्टील की जो ये स्टील ट्यूब्स की जो इंडस्ट्री है वो किस तरीके से काम करती है। तो दो इसके मेथड होते हैं, एक कन्वेंशनल मेथड होता है और एक साथ ही साथ डीएफटी मेथड होता है, डायरेक्ट फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी। तो कन्वेंशनल मेथड में क्या होता है कि जो स्टील का जो स्टील बाई करते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील से बाई करते हैं या टाटा स्टील से बाई करते हैं, और टाटा स्टील से बाई करने के बाद उनको एक कोयल मिलती है, और वो कोयल क्या होती है, ऐसे राउंड शेप में होती है जिससे स्टील के और दूसरे प्रोडक्ट बनते हैं। बट अगर आप कन्वेंशनल मेथड की बात करें तो उसमें एक ही तरीके के पाइप बनते हैं और वो राउंड शेप के पाइप होते हैं। उस पूरे मेथड में राउंड शेप के पाइप बनते हैं और उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि अगर आपको उसमें अगर ऐसा है कि आपको 2 mm का पाइप चाहिए, 1.4 mm का पाइप चाहिए, तो उसमें अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कम से कम कभी कभी एक 2 दिन भी लग जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो है इसके कारण ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाती है और साथ ही साथ आपका मार्जिन कम होता जाता है, क्योंकि ये काफ़ी लेबर इंटेंसिव बिजनेस है। तो इसके कारण आपके जो पीएनएल पे काफ़ी पेन रहता है। जबकि जो डायरेक्ट फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी है इसका पेटेंट है और साथ ही साथ 3 साल तक इस बिजनेस में कोई और नहीं आ सकता। तो इसके चलते और इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो करीबन 40 से 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है, तो हर कोई बिजनेस इसमें कर नहीं सकता है। और अभी तक इंडिया में केवल एपीएल अपोलो ट्यूब्स के पास ही डायरेक्ट फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी है। तो इसके कारण क्या होता है, सब चीज़ें ऑटोमेटेड है। ये वाली जो पूरा जो बिजनेस है इसमें क्या होता है कि आप एक ही तरीके का प्रोडक्ट निकाल सकते हो, जबकि डायरेक्ट फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी में आप अलग अलग सेक्शन के, अगर आपको स्क्वायर शेप में चाहिए तो स्क्वायर शेप में, आपको कलर शेप में चाहिए कलर में आ जाएंगे। इसके अलावा आप दूसरे नए प्रोडक्ट बना सकते हैं, जो उसको आपको बताना होगा कि उस मशीन को अगर आप बता देंगे कि मुझे स्क्वायर शेप में चाहिए तो स्क्वायर शेप में बना देगी, अगर आपको राउंड शेप में चाहिए तो राउंड शेप में बना देगी, और उसमें साथ साथ वेल्डिंग भी होके निकलती है। जबकि कन्वेंशनल में उसके ऊपर से चीज़ें बहुत सारी करनी पड़ती है, उसकी रस्ट हटाने के लिए भी लेबर इंटेंसिव चीज़ें हैं। तो उसके कारण क्या होता है, आपके पीएनएल सेक्शन में जो इंप्लॉय कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ती जाती है, जबकि डीएफटी में वो पूरी इंप्लॉय कॉस्ट हट जाती है, जिसके कारण आपका जो इबिडा मार्जिन होता है वो ओवर ए पीरियड काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आता है। जैसे जैसे आप इसकी अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ाते जाओगे, आपका जो डायरेक्ट फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी के कारण आपका इबिडा भी बढ़ता जाएगा, साथ ही साथ आपका नेट प्रॉफिट भी यहाँ बढ़ता हुआ नजर आएगा। और जिस तरीके की ये कंपनी है, इनका जो आने वाला जो समय है उसमें ये पूरे नेट डेट फ्री होने की इन्होंने कौन में बताया कि हम आने वाले 12 महीने के अंदर अंदर नेट डेट फ्री हो जाएंगे। तो यहाँ से कंपनी की जो पूरी जो अप्रोच है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। अभी ये पूरे जो इनका जो बिजनेस है, जो पहले डेट पे काम किया करते थे वो पूरे तरह से कैश में रिप्लेस कर दिया है। और क्रेडिट की अगर मैं बात करूं तो इनके जो डेटर डेज हैं वो करीबन 5 दिन से भी कम हो चुके हैं। तो इसके कारण जितना इनको पैसा मिला, जो पूरे साइकिल में क्या होता है कि अगर आपके डेटर्स में अगर पैसा अटका हुआ रहता है तो आपकी वर्किंग कैपिटल में काफ़ी पैसा अटका हुआ रहता है। इसके कारण आप आपके पास पैसा होने के बावजूद आप पैसा चुका नहीं पाते हो, डेट के लिए रीपेमेंट नहीं कर सकते हो। तो इन्होंने अपना पूरी पॉलिसी चेंज करके अभी इन्होंने
जो डेटर्स हैं उनको कहा कि आप कैश आओ और प्रोडक्ट लेके जाओ, कैश दो प्रोडक्ट लेके जाओ। तो इसके चलते उनका जो कैश से जो साइकिल है, जो कैश वापस इनको मिलता है, वो काफ़ी बढ़ गया। उसके कारण हमारे डेटर्स कम हो गए और साथ ही साथ उसका जो पेमेंट आया है इनके पास एक्स्ट्रा, वो इन्होंने पेमेंट कर दिया डेट फ्री, डेट चुकाने में, जिसके कारण कंपनी का जो डेट है वो सिग्निफिकेंट अमाउंट से रिड्यूस हुआ और उसके चलते कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हुई नजर आती है। और इसके चलते नेट वर्किंग कैपिटल की बात करें तो 40 दिन से 8 दिन पे आ चुका है फाइनेंशियल ईयर 18 से कंपेरिजन करें फाइनेंशियल ईयर 21 का। और ऑपरेटिंग कैश फ्लो यहाँ पे लगातार बढ़ता हुआ 9.8 बिलियन रुपीस का हो चुका है। तो ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे कंपनी को काफ़ी स्ट्रेंथनिंग देती है और साथ ही साथ कंपनी के जो मार्जिन है वो काफ़ी हाई यहाँ पर निकल के आते हैं। इसके अलावा कंपनी की मार्केटिंग कॉस्ट रिड्यूस हो चुकी है, फिक्स्ड कॉस्ट है वो यहाँ पे कंपनी की काफ़ी रिड्यूस हुई है। और साथ ही साथ कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है और वो पीपल कॉस्ट है, क्योंकि कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है वो काफ़ी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है तो उनमें मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और कंपनी का जो मेन अभी जो सेगमेंटल बात करें तो कंपनी का जो वैल्यू एडेड सेगमेंट है वो उससे 57% तक रेवेन्यू 57% वहाँ से आता है। जबकि दो कंपनी के बिजनेस है, एक होता है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का और साथ ही साथ दूसरा होता है कमोडिटी प्रोडक्ट का। कमोडिटी प्रोडक्ट में क्या होता है, जैसे कन्वेंशनल वाली में कन्वेंशन में जो जिस तरीके की पाइप्स निकलती है वही पाइप में आपको कुछ नहीं, उस पाइप को जो आपकी जो कोयल मिलती है हमारे को JSW स्टील से या टाटा स्टील से, उस कोयल को हमारे को ये पाइप बना के भेजना है। मतलब कि इसमें कुछ हमारे को ज़्यादा एडिशन नहीं करना है। बट कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में क्या होता है कि इसको हमारे को पहले पूरी सिस्टम से इसको पूरी तरीके से चेंज करना पड़ेगा और स्टील के नए नए अलग अलग फॉर्मेशन के और कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, मार्जिन ज़्यादा होते हैं और साथ ही साथ इसमें जो है वो कंपनी का जो अपॉर्चुनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि आजकल जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा डिमांडिंग होती है कस्टमाइज। जबकि पहले वाली जो टेक्नोलॉजी थी उसमें क्या होता था कि सब एक ही फॉर्मेट में निकलते थे, जो 2 mm का पाइप चाहिए तो 2 mm का ही पाइप निकलता था। बट यहाँ पर क्या हो गया, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में जैसा कस्टमर को चाहिए उस तरह से कंपनी बना देती है तो वहाँ पर मार्जिन काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। और इसी के चलते कंपनी का जो मेन फोकस है वो डोमिनेंस जो है वो अभी जाता जा रहा है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की तरफ। और अभी जो कंपनी का जो मेन सेगमेंट है उसमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का 57% पार्ट आता है। और इबिटा पर टन की बात करें तो इबिटा पर टन 42% से जंप किया है, क्योंकि जो स्टील के प्राइसेस है वो यहाँ पर अप होते हुए नजर आते हैं। तो ये साथ ही साथ ये एक बेनिफिट भी है और साथ साथ एक यहाँ पर रिस्क की बात बता देता हूँ मैं कि एनुअल इबिटा पर टन की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 17 से 18-19 में जब स्टील के प्राइसेस गिर रहे थे तो इबिटा पर टन भी इनका गिरेगा। और इनका जो मेन जो सोर्स है वो इबिटा पर टन की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर स्टील के प्राइस पे डिपेंड करता है। और जैसे जैसे स्टील के प्राइस बढ़ेंगे तो ये भी अपना जो कॉस्ट होता है वो शिफ्ट कर देते हैं कस्टमर को और उसके चलते इबिटा पर टन बन जाता है। अभी स्टील के प्राइसेस बढ़े तो इनको टाटा स्टील शिफ्ट करता है और ये टाटा स्टील से और ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो कस्टमर पे शिफ्ट कर देते हैं। तो इनका जो अभी जो हमारे फाइनेंशियल 21 में जो प्राइस बढ़ा है स्टील का, उसके चलते इबिटा पर टन बढ़ा और इबिटा पर टन बढ़ा तो इनका भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के कारण इनका भी यहाँ पर रेवेन्यू भी बढ़ता हुआ नजर आया और दूसरी चीज़ भी बढ़ती हुई नजर आई, मतलब कि इबिटा भी बढ़ता हुआ नजर आया। अब आ जाते हैं कंपनी के जो फोकस्ड है उसमें जो कंपनी ने मेन फोकस किया है। एक तो ये हो गया कंपनी का हायर मार्जिन प्रोडक्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, दूसरा हो गया कंपनी का कैश बिजनेस, तीसरा पहला हुआ था हमारा कंपनी की रीस्टार्ट स्ट्रेटेजी जो कि काफ़ी सिंपल थी और कंपनी का मार्केट शेयर जो लगातार बढ़ता हुआ वो कंपनी ने बताया है। अब आ जाते हैं हम चौथी चीज़ जो कंपनी का डीलेवरेजिंग है कि कंपनी ने यहाँ पर लगातार केपेक्स पे तो फोकस किया ही है। डेट टू इक्विटी रेशो की बात करें तो 0.1 के करीब आ चुका है जो कि ना के लमसम है। साथ ही साथ कंपनी का फ्री कैश फ्लो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, जो मैंने आपको बताया कि क्योंकि कंपनी ने डेटर्स डेट पे काफ़ी फोकस किया है और कंपनी पूरा कैश पे काम करने लग गई है तो डीलेवरेजिंग का यहाँ पर बेनिफिट मिला। साथ ही साथ कंपनी का जो नेट डेट है वो यहाँ पे काफ़ी कम हो गया और कंपनी की जो फंडेड है वो अब इंटरनल अक्रूवल जो कि कंपनी के प्रॉफिट से ही अब ये कैपेक्स करने लग गए हैं। तो इसके कारण क्या होता है, बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रेंथ होती है और साथ ही साथ आपका जो ग्रोस ब्लॉक है वो हर इनका अगर हम ग्रोस ब्लॉक देखें तो हर 3 साल में लगभग डबल के लमसम हो चुका है। तो वहाँ से भी एक बहुत ही बड़ी आपकी बैलेंस शीट को स्ट्रेंथिंग मिलती है। जबकि स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो लगभग सारे प्लेयर्स बड़े प्लेयर्स की बात कर लें तो भी वहाँ पर डेट्स काफ़ी है। और यहाँ पर जो अपोलो ट्यूब है वो यहाँ पर कंपनी है जो प्लान कर रही है नेट डेट फ्री होने का, साथ ही साथ इंटरनल अक्रूवल से यहाँ पर पैसा लगा रही है। तो ये काफ़ी यूनिक है इस इंडस्ट्री के लिए। और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में मैं आपको बता दूं एस्टर पॉलीटेक्निक है जिसका पी करीबन 70-80 के लमसम चलता है। और ये जो ऐसा बिजनेस है जिसमें अभी की बात करूं तो मैं करीबन 40 रुपए के लमसम का पी 40 का पी चल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटी है अगर इसको केवल रेजिडेंशियल के परस्पेक्टिव से देखें। बट इनका जो काम है कमोडिटी वाला भी काम है, अभी भी कमोडिटी वाला काम देखो इन्होंने 43% के लमसम का कमोडिटी का काम है।
और अभी भी अगर हम बात करें तो अपोलो ट्यूब्स में यहाँ पर एक बहुत मेजर पोर्शन है वो यहाँ पर आता है कमोडिटी साइकिल से। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर मार्जिन्स कम होते हैं क्योंकि वहाँ पर केवल आपको बस प्रोडक्ट लेना है, बनाना है, थोड़ा सा उसमें चेंज करना है और फिर बेचना है। बट जो मार्जिन्स होते हैं वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में है, और वो लगातार आप देख सकते हैं कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में होती हुई नजर आ रही है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप देख सकते हैं 26.5% है, वो काफ़ी हाई है। एज अगर हम एक कमोडिटी साइकिल की बात करें, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी 24.8, मतलब करीबन 25% के लमसम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी निकल के आता है, जो कि काफ़ी अच्छा है जिस तरह की इंडस्ट्री में कंपनी काम करती है। वहीं अगर हम बात करते हैं ग्रोथ इन रेवेन्यू की, तो 10% का ग्रोथ रेवेन्यू में, EBITDA में 42%, नेट प्रॉफिट में 51%, और अगर कैश फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो 92%, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट है। और वो उसका रीज़न आपको पता है कि जिस तरह से कंपनी ने ग्रो किया है। बट कंपनी का मार्केट कैप भी लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोग अब इस नैरेटिव पे विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जो यूजेज है वो यहाँ पर रेजिडेंशियल यूज में काफ़ी बढ़ने लगा है। और वो हम यहाँ पे डीपली डिस्कस भी करेंगे कि किस तरह से कंपनी का जो है वो पोर्टफोलियो यूज किया जा रहा है कस्टमर्स के द्वारा। रेवेन्यू फ्रंट हो जाए, चाहे EBITDA पर टन हो गए। अगर आप बात करते हैं Q1, Q2, Q3, Q4 की, तो EBITDA पर टन की अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं कितनी तगड़ी ग्रोथ यहाँ पर कंपनी ने दी है। 2,982 से करीबन करीबन यहाँ पर ही 2x हो चुका है। तो जो स्टील के प्राइसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम Q1Q अगर देखें तो, और उसी के कारण यहाँ पर जो EBITDA पर टन है, और अगर यहाँ पे प्राइस गिरेंगे तो यहाँ पर कंपनी को भी थोड़ी थोड़ी रिस्क होती है, क्योंकि EBITDA से गिरने से इनका भी यहाँ पर जो प्राइसिंग है वो गिरती है, और नेट प्रॉफिट भी उससे गिरता हुआ नजर आता है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं हर क्वार्टर में कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दी है। और सबसे मेन मेरे को लगता है कि कंपनी का कैश फ्लो जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हुआ है इस साल में। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर आप देख सकते हैं, नेट सेल्स यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई, EBITDA में भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ नजर आती है। अगर हम बात करते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की, वहाँ पर भी ग्रोथ है, बट नेट डेट यहाँ पे लगातार गिरता हुआ नजर आया, जो काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा अब आ जाते हैं कंपनी के जो MD हैं उनकी बात सुन लेते हैं। संजय गुप्ता जी चेयरमैन ने, उन्होंने क्या बताया है कंपनी के पूरे बिजनेस एनालिसिस में। तो कंपनी को उन्होंने बताया कि ये जो पूरा साल रहा है वो कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि एक तो स्टील के प्राइसेस बढ़ गए, साथ ही साथ कंपनी ने 2 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, जिसमें कलर कोटेड ट्यूब्स हो गए और 500 स्क्वायर कॉलम, जो कि फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट है इंडियन मार्केट में। साथ ही साथ ये मार्केट, इनका मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो कंपनी का जो 40% पोर्टफोलियो है जिसका मार्केट ऑलरेडी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो उन्होंने कंपनी ने खुद बनाया है। और साथ ही साथ उसमें क्या होती है, बहुत ही अपॉर्चुनिटी होती है। जब आप कोई भी प्रोडक्ट आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेते हो तो उसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी होती है। और साथ ही साथ जो कंपनी दूसरे भी प्रोडक्ट बनाती है जो DFT से बनते हैं, उसमें भी कंपनी के पास यूनिक एडवांटेज है, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चाहिए, जो और दूसरे एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनके पास ये एडवांसमेंट नहीं है। और उसके चलते यहाँ पर जो मार्जिन है वो काफ़ी हायर होते हैं, और कंपनी को जो एडवांटेज है वो भी यहाँ पर मिलता हुआ नजर आता है। अगर हम बात करते हैं कंपनी के तो कंपनी के जो MD हैं उन्होंने यहाँ पे ये भी बताया कि कंपनी का जो 500 स्क्वायर कॉलम वाला है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत यूज होने वाला है। साथ ही साथ हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर एयरपोर्ट में MOU भी उन्होंने साइन किया है, जो जमील स्टील बिल्डिंग इंडिया, ताकि कंपनी उनको प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग ऑलरेडी बना के देगी, जिससे कि स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब से प्री इंजीनियर्ड एक स्टील की बिल्डिंग्स बना के देगी, जिससे उनका जो टोटल अगर हम बात करते हैं कि इस पूरे बिजनेस की, तो वहाँ पे ग्रोथ होती हुई नजर आएगी। तो ये MOU यहाँ पे साइन हुआ है। साथ ही साथ 500 स्क्वायर कॉलम का जो यूजेज है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ने वाला है। और आपको मैं बता दूं कि जो हमारे PLI स्कीम्स हैं, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट ने कोविड के टाइम में जो एक पैकेज निकाला था, रिलीफ पैकेज, उसमें भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी फोकस किया गया है, और वो यहाँ पर हेल्प करता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ रेजिडेंशियल में तो यूजेस है ही, और रियल एस्टेट की भी अगर हम बात करें तो इस पूरे साल में रियल एस्टेट की जो डिमांड है वो भी काफ़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर हम गोदरेज प्रॉपर्टी की बात करें, मुंबई के पूरे लोकेशन की बात करें या और दूसरे लोकेशन की बात करें जहां पर स्काई क्रैपर की काफ़ी डिमांड होती है, वहां पर भी APL अपोलो ट्यूब्स का काफ़ी बड़ा नाम है, और काफ़ी बड़ा यूजेज वहां पर भी क्या देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स की, तो 5% जो कंपनी का है वो इंडिया में ग्लोबल एवरेज, जबकि ग्लोबल एवरेज है 20% का यूजेस का, जबकि इंडिया में मात्र 5% ही स्टील ट्यूब्स यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर कितना बड़ा आप देख सकते हैं गेप है पूरे इंडस्ट्री वाइड, और वो इंडिया में अगर फुलफिल होता हुआ नजर आता है। या अगर आप देखें कि ये 5% से 20% में भी अगर हम मान के चलते हैं कि करीबन अगर 5 साल भी लगते हैं, तो भी कंपनी की जो कैपेसिटी है अभी 60% पे यूज होती है, वो यहाँ पर अगर 100% यूज होती है, तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा मार्जिन यहाँ पर और कितने प्रॉफिट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग। और इसके चलते कंपनी का जो अगर कंपनी की जो ये पार्टनरशिप हुई है जमील स्टील बिल्डिंग की, जो प्री इंजीनियर हम बिल्डिंग बना के देंगे, स्टील बिल्डिंग बना के देंगे, वहाँ से 2 लाख टन का यहाँ पर कंपनी का न्यू मार्केट यहाँ पर निकल के आएगा। इसके अलावा कंपनी का यहाँ पर है कि कंपनी ने 2 नए वेयर हाउस में इन्वेस्ट भी किया है, जो नोएडा में
ऊपर की तरफ है और ईस्ट में रायपुर है। तो ईस्ट में इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था वो कम था, तो उसके चलते अब इन्होंने ईस्ट में भी यहाँ पर अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया है। और पैन इंडिया कंपनी का काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है, और कंपनी ने कहा है कि हम जो हमारा डिलीवरी टाइम है उसको करीबन 4 दिन पे लाने वाले हैं। और हमारा उनका जो एम है वो है कि करीबन 24 आवर्स में अपनी जो डिलीवरी है, इनके जो प्रोडक्ट की डिलीवरी है, तो हर जगह इनके वेयर हाउस हो, ताकि इनकी जो डिलीवरी टाइम है वो 24 आवर्स से भी कम हो जाए, और जिसको भी चाहिए वो उसको प्रोडक्ट फटाफट से फटाफट दिया जा सके। इसके अलावा कंपनी के एक और जो कंपनी ने रिसेंट, अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 4 मिलियन की कंपनी की टोटल कैपेसिटी, एनुअल कैपेसिटी, जिसमें अगर हम अभी बात करें तो कंपनी 2.6 मिलियन पे काम कर रही है, और 1 मिलियन रायपुर में और 0.4 मिलियन एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ में यहाँ पर और ग्रोथ होने वाली है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में। तो आप देख सकते हैं कि आने वाले समय में भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में काफ़ी एडिशन देखने को मिलेगा। 4 मिलियन की जो कैपेसिटी है पूरे वर्ल्ड वाइड में सबसे बड़ी कंपनी यही है। इसके अलावा कंपनी ने एक अपना मर्जर भी किया है अपोलो ट्राइकोड के साथ, जिसका भी एक यूनिक एक सेपरेट वीडियो आएगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को शेयर करें, ताकि लोग इसे भी समझें और साथ साथ ट्राइकोड को भी समझें, क्योंकि ट्राइकोड भी एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है, उसमें भी हम आराम से डीप में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अपोलो ट्राइकोड का जो मेन फोकस है वो है कि इसमें भी कंपनी का जो शेयर होल्डिंग है वो है 50% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग है कंपनी की। और कंपनी का जो मेन फोकस है नीश प्रोडक्ट, वो फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट जो होते हैं इंडियन मार्केट में लॉन्च किए जाते हैं वो अपोलो ट्राइकोड के थ्रू किए जाते हैं, चाहे चौखट हो गया, डिजाइनर ट्यूब हो गए, प्लैंक्स हो गए। तो वो जो वहाँ से जो है वहाँ से काफ़ी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स और नए निकल के आते हैं। R&D पे काफ़ी फोकस किया जाता है ट्राइकोड में, और वहाँ से कंपनी को काफ़ी ग्रोथ मिलती हुई नजर आती है, और काफ़ी सिनर्जीज कंपनी को देखने को मिलती है ट्राइकोड में। और वो ट्राइकोड का जो मेन पूरा मर्जर का जो पूरी बिजनेस हुई है वो हम आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे अपोलो ट्राइकोड में। और उसका जो काफ़ी बेनिफिट है वो कंपनी APL अपोलो ट्यूब्स को भी मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कंपनी इसमें भी नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, बट साथ ही साथ वहाँ पर जो R&D में जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं APL अपोलो ट्यूब्स को भी यहाँ पर बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा। अपोलो ट्यूब्स की वाइड प्रोडक्ट रेंजिंग की बात करें तो इनका जो जियोग्राफिकल फुटप्रिंट्स है वो पूरे इंडिया, पैन इंडिया में इनकी प्रेजेंस है। साथ ही साथ कॉस्ट लेवल पे, प्रोडक्ट लेवल पे और ब्रांड लेवल पे APL अपोलो और APL ट्राइकोड का मिलने से काफ़ी बेनिफिट यहाँ पर इनको मिले हैं, क्योंकि उसके कारण क्या हुआ है कि जो इनका सबसे ज़्यादा कंजम्पशन अगर हम देखें स्टील पूरी इंडस्ट्री में तो APL अपोलो के द्वारा किया जाता है, क्योंकि ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो डिमांड है वो APL अपोलो की काफ़ी ज़्यादा है, और उसके चलते इनको काफ़ी डिस्काउंट भी मिलता है फ्रॉम JSW स्टील और टाटा स्टील। और साथ ही साथ कंपनी ने अब अपोलो ट्राइकोड को भी ले लिया, तो उसके कारण और सिनर्जीज बढ़ चुकी है, और उसके चलते कॉस्ट लेवल पे भी इनको एडवांटेज मिलता है। साथ ही साथ प्रोडक्ट बनाने में R&D में जो खर्चा होता है उसमें भी एडवांटेज मिलता है, और साथ ही साथ ब्रांड लेवल पे जो मार्केटिंग स्पेंड है वो भी अगर APL अपोलो कर देता है तो भी यहाँ पे देखो आप एज ए अपोलो पूरा ग्रुप कहीं ना कहीं एक बेनिफिट मिलता हुआ नजर आता है। इसके कारण क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रुप स्ट्रक्चर, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, साथ साथ कॉस्ट एफिशिएंसी, और कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हुई नजर आएगी। अगर हम बात करते हैं कंपनी के जो कंसोलिडेशन, वो आने वाला जो साल है उसके एंड तक कंप्लीट हो जाएगा, और 50 से 60% डिस्ट्रीब्यूटर है जो कंपनी के आर द कॉमन, दोनों के कॉमन थे, बट उसके अलावा और जो 40% के लमसम जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो अपोलो ट्राइकोड के अलग थे और APL अपोलो के अलग थे। तो इसके कारण क्या हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर्स के पास भी यहाँ पर ग्रोथ बढ़ी है, और उनको भी क्रॉस सेलिंग अप सेलिंग करने का यहाँ पर फायदा मिल जाएगा, जिससे APL अपोलो को भी फायदा होगा, अपोलो ट्राइकोड को भी फायदा होता हुआ नजर आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये स्ट्रक्चर जो एग्जिस्टिंग ग्रुप स्ट्रक्चर है वो अभी क्या हो जाएगा, चेंज होके और इस तरीके का बन जाएगा, जिसमें अपोलो ट्यूब्स मेन कंपनी हो जाएगी, और उसके नीचे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया श्री लक्ष्मी में, और श्री लक्ष्मी ने 55% अपोलो ट्राइकोड में इन्वेस्टमेंट किया है, और बाकी पब्लिक का 44% हो जाएगा। जो कि पहले इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर हुआ करता था, जिसमें पहले अपोलो में क्या होता था, अपोलो में प्रोमोटर ग्रुप और पब्लिक आती थी, फिर उसके बाद अपोलो ट्यूब्स में उन्होंने 37 और 63% था, उसके बाद उन्होंने 100% श्री लक्ष्मी में, और उसके बाद अपोलो ट्राइकोड में। तो ये इसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपोलो ट्राइकोड की वीडियो देख लेना, आप पूरा कंप्लीट समझा दूंगा मैं, उसमें पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। और इसके कारण फ़र्क क्या पड़ा है वो हम देखते हैं। अपोलो शेयर्स APL अपोलो वालों को क्या फ़ायदा मिला है, तो इसके कारण क्या हुआ है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट 13.5% से इंक्रीज हुआ है, डाइल्यूशन है वो 9.7% है, ROE में यहाँ पर बूस्टर मिला है, मार्जिन्स यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए, क्योंकि उनके जो मेन प्रोडक्ट है वो R&D के प्रोडक्ट है, और B2C सेंट्रिक अप्रोच और ब्रांड इक्विटी के कारण वहाँ पर भी उसके कारण भी कंपनी को यहाँ पर बैलेंस शीट में स्ट्रेंथनिंग मिली है, और साथ ही साथ कंपनी को जो हमारा कंपनी का P&L है उसमें भी काफ़ी स्ट्रेंथनिंग मिलती हुई नजर आती है।
अगर हम बात करते हैं कंपनी की प्रेजेंस की, तो कंपनी का मानना है कि कंपनी आने वाले समय में एग्जिस्टिंग डीलर स्ट्रेंथ को 20% से और बढ़ाने वाली है, और ईस्ट इंडिया में जो कंपनी की जो प्रेजेंस है वो धीरे धीरे यहाँ पर वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी के साथ साथ और बढ़ाने वाली है। डीएफटी टेक्नोलॉजी और गैल्वेनाइजिंग टेक्नोलॉजी के साथ साथ कंपनी और नए नए प्रोडक्ट्स यहाँ पर लॉन्च करने वाली है, जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट होंगे, और उसके चलते कंपनी के जो हर महीने में 2 या 3 एसक्यू आएंगे। और कंपनी का एसक्यू की अगर मैं बात करूं तो 1500 से ज़्यादा एसक्यू कंपनी के पास है, मतलब कि प्रोडक्ट्स कंपनी के पास है, जो कंपनी जिसमें कंपनी, अगर हम दूसरे कंपनी की सूर्या रोशनी की बात करें जो कंपनी का कंपटीटर है, उसके पास 400 प्लस एसक्यू है। साथ साथ उसके पास डायरेक्ट फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी नहीं है। हाईटेक पाइप की बात करें तो भी उनके पास काफ़ी कम प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ से भी कंपनी को बेनिफिट मिलता है, क्योंकि देखो अगर आप एक प्रोडक्ट लेने गए, आपको वो एपीएल अपोलो का पसंद आ गया, तो आप दूसरा भी प्रोडक्ट अपोलो का लेंगे, क्योंकि वहाँ से एक ब्रांड इक्विटी बन जाती है। और जिस तरह से एशियन पेंट ने एस्टैब्लिश किया है पूरे जो पुताई करने वालों को, उन्होंने जिस तरह से ब्रांड इक्विटी बनाई है, उसी तरह स्टील प्रोडक्ट में अब अपोलो ट्यूब का काफ़ी नाम हो चुका है, और उसके चलते अमिताभ बच्चन इनके ब्रांड एम्बेसडर है। 800 से ज़्यादा डीलर कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, और 30% कस्टमर, उन्होंने बताया कि 800 से ज़्यादा डीलर्स ने यहाँ पर ये बताया कि 30% कस्टमर है जो एपीएल अपोलो के नाम से वो खरीदने आते हैं। तो ये जो ब्रांड इक्विटी है वो काफ़ी ज़रूरी है किसी भी बिजनेस के लिए। और 2 रीज़न है कंपनी की जो लिक्विडिटी मेंटेन रहने के, वो है कि कंपनी जीरो डेट होने वाली है, और साथ ही साथ कंपनी का जो कैपेक्स रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी इंटरनली कंप्लीट होने लगा है। तो उसके चलते क्या होगा कि बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हुई नजर आती है, ग्रोथ ब्लॉक लगातार आपका बढ़ता हुआ रहता है, जिससे कि यहाँ पर जो रेवेन्यू के जो सोर्स होते हैं वो बने हुए रहते हैं। वन स्टॉप शॉप की अगर हम बात करें एपीएल अपोलो की, तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इरिगेशन हो गया, सोलर प्लांट, ग्रीन हाउस, ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, सभी इंडस्ट्रीज में लगभग कंपनी काम करती है। ईस्ट में इनका जो मार्केट शेयर है वो 3% का ही था, तो अब ये भी ग्रोथ होने वाला है, क्योंकि लगातार कंपनी फोकस कर रही है कि हम ईस्ट में भी यहाँ पे नए नए वेयर हाउस ओपन कर रहे हैं, और उसके चलते यहाँ पर भी ग्रोथ होती हुई नजर आएगी। रेवेन्यू में आपको मैंने बताया था 57% वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, 43% कमोडिटी प्रोडक्ट्स आते हैं। कमोडिटी प्रोडक्ट्स में मार्जिन थोड़ा कम होता है, बट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में उसका लगभग डबल, या आप कह सकते हैं कि उससे ज़्यादा होता है। अगर हम बात करते हैं कन्वेंशनल प्रोडक्ट से किस तरीके से अलग है, तो इनकी जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन की, तो स्टील एंगल हो गए, वुड को रिप्लेस कर सकते हैं ये, एल्यूमिनियम प्रोफाइल, फैब्रिकेटेड मेटल शीट। तो ये केवल यही प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताया ना कि एंगल्स वेंगल्स, उसमें भी यहाँ पर यूज़ किए जा सकते हैं। एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट बनाने के लिए फर्नीचर और उनके जो डोर्स होते हैं उनको भी रिप्लेस कर सकते हैं। साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग में भी यूज़ किए जा सकते हैं, फास्टर कंस्ट्रक्शन में हेल्प करते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, हायर स्ट्रेंथ होती है, यूनिफॉर्म होते हैं, और साथ ही साथ जिस शेप में चाहिए उस शेप में मिल जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है जो चेंज नहीं होती है। पहले ऐसा माना जाता था स्टील में जिस तरह से पाइप निकल रहे हैं उसी तरह से निकलेंगे, बट इन्होंने उस प्रोसेस को चेंज किया, डीएफटी लेके आए, और वो जिस तरीके से कस्टमर को रिक्वायरमेंट होती है उसी तरह प्रोवाइड करते हैं। अगर हम आ जाते हैं एक माइकल पोर्टर का 5 फोर्सेज एनालिसिस है, अगर वो इस कंपनी पर लगाया जाए तो वहाँ पर 5 फोर्सेज में कंपनी ने काफ़ी तगड़ा काम किया है। अगर हम बात करें थ्रेड टू एंट्री, तो कंपनी ऑलरेडी लार्जेस्ट प्लेयर, लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ काम करती है, और कैपेसिटी को हर तीसरे साल में डबल किया है। हर तीसरे साल में कंपनी ने कैपेसिटी को डबल किया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इनका जो कैपेसिटी स्ट्रेंथ है वो काफ़ी तगड़ा है। बार्गेनिंग सप्लायर की बात करें तो कंपनी पूरे इंडिया का जो स्टील कंजम्पशन है उसमें 2% का पार्टिसिपेशन रखती है, और 10% इंडियन एचआर कोयल, जो मेन कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाने के लिए एचआर कोयल उनको टाटा स्टील, और मैंने आपको बताया था ना टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील से खरीदना पड़ता है, वो ये कंपनी 10% से ज़्यादा तक कंजम्पशन खुद ही करती है। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ से बार्गेनिंग पावर काफ़ी तगड़ी होती है, क्योंकि आप 10% ज़्यादा कंजम्पशन करते हो। अगर कोई बंदा है, अगर टोटल 100 कोयल बनती है, अगर आप 10 का कंजम्पशन आप करते हो तो आपके पास एक पावर होती है कि आप उससे प्राइस नेगोशिएट कर सकते हो, और वो कंपनी के पास काफ़ी तगड़ा है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर की बार्गेनिंग पावर भी है, क्योंकि 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर इंडस्ट्री में है, तो आपको ये प्रोडक्ट तो रखना ही होगा। इसके अलावा हब एंड स्पोक पे कंपनी काम करती है। कंपनी का जो ROCE है वो काफ़ी तगड़ा है। थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट की बात करें तो कंपनी का पूरा तरीके से कंपनी ने कन्वेंशनल मटेरियल को सब्सटीट्यूट बन चुकी है, और साथ ही साथ इसके जो स्ट्रेंथ है उसका कोई भी रियल सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है। तो ये अगर आपको लगाना है, और अगर आपको स्टील लगाना है, तो आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है, जो इसको एक यूनिक पोजीशन में खड़ा कर देता है कि आपको खरीदना है तो यही खरीदना पड़ेगा। और अगर आपको क्वालिटी मटीरियल खरीदना है तो एपीएल अपोलो का यहाँ पर आपका काफ़ी नाम चलता है। तो अगर आपके पास अगर कोई दुकान है जिसपे ट्यूब्स और ये इस तरीके से स्टील पाइप्स मिलते हैं, तो आप जाके वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं कि एपीएल अपोलो की क्वालिटी किस तरीके की होती है, और आप इस तरीके का भी एनालिसिस करें ताकि आपको पता चले कि यार केवल हमारे को देखो
शेयर मार्केट में पैसा कमाना तो ठीक है, बट अगर आपको लंबे टाइम तक बना रहना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रोडक्ट किस तरह से काम करता है, कंपनी का जो बिजनेस है वो किस तरह से काम करता है, और एंड में कि यार उससे रियल वैल्यू क्रिएट हो रही है नहीं हो रही है। और एपीएल अपोलो के केस में सब चीज़ें हो रही है, बैलेंस शीट स्ट्रेंथन है, कंपनी का नेट डेट फ्री होने वाली है, साथ ही साथ कंपनी का प्रोडक्ट काफ़ी तगड़ा है, और उसमें जो एंट्री बैरियर है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आते हैं। इंडस्ट्री राइवलरी की बात करें तो 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर है, डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है। तो ये सारी जो प्रेजेंस है, अगर आप देखेंगे पूरे इंडिया में पेन इंडिया प्रेजेंस है, और इसके चलते कंपनी के जो ऑफिस से माल है जो फटाफट पहुंच जाता है, और ये कंपनी को एक यूनिक एडवांटेज देता है। कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, अपोलो जेड हो गया, अपोलो स्ट्रक्चरल हो गया, तो इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग नाम से यहाँ पे आते हैं, और अपोलो सब चीज़ें अपोलो के नाम से ही बिकती है। अपोलो ट्राइकोट में इंप्रूवमेंट प्रोडक्ट्स काफ़ी आते हैं, और उसके चलते जो कंपनी का बहुत ही बड़ा रेवेन्यू यहाँ से भी निकल के आता है। सबसे मेन रेवेन्यू आता है वो 63% अपोलो स्ट्रक्चरल से आता है, जिसका एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो हेवी इक्विपमेंट, मेट्रो, एयरपोर्ट, पाइलिंग, शेड, हैंड्रेल्स, तो इस तरह की चीज़ों में आता है। कोस्टल मार्केट में अपोलो जेड काम करता है। अपोलो ट्राइकोट हो गया, डोर फ्रेम, स्टेयरकेस, फर्नीचर, प्लैंक, इलेक्ट्रिकल कंडक्ट्स हो गया। अपोलो गाल्वेनाइजेशन की अगर बात करें तो गाल्वेनाइज स्ट्रक्चर, तो गाल्वेनाइज क्या होता है कि आपको जिंक में देखो जो स्टील प्रोडक्ट होता है वो अगर जिंक के साथ उसकी जो जिंक की लेपिंग कर देते हैं तो उसमें क्या होता है कि डस्ट और रस्ट वो जो चीज़ें होती है वो कम लगती है, और इसके चलते जो उसकी जो लाइफ होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है, उसको स्ट्रेंथनिंग मिलती है। तो वो जो गाल्वेनाइज प्रोडक्ट है वो कंपनी के पास काफ़ी यूनिक है, और उसके चलते कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो गेन होने में कंपनी को काफ़ी हेल्प मिली है। 50% से ज़्यादा कंपनी का यूज़ होता है वो बिल्डिंग मटेरियल हाउसिंग में यूज़ होता है, 25% कमर्शियल में, 20% इंफ्रास्ट्रक्चर में, और 5% अदर्स। तो ये जो चीज़ है वो काफ़ी आगे समय में ग्रो होने वाली है, क्योंकि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड सरकार को भी दिख रहा है, सरकार काफ़ी पैसा यहाँ पर लगाने इन्वेस्ट करने वाली है। और साथ साथ हाउसिंग की बात करें या कमर्शियल मटेरियल की बात करें तो वहाँ पर भी आने वाले टाइम में काफ़ी ग्रोथ आपको होने वाले समय में देखने को मिलने वाली है। ओवरऑल अगर इकोसिस्टम और क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनालिसिस की बात करें तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है ओवर द पीरियड, और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ऑर्गेनाइज्ड वेयर हाउसिंग का चाहे एयरपोर्ट का हो, लगातार इंडिया में जो डिमांड है काफ़ी बढ़ रही है। हाई राइज बिल्डिंग हो गया, चाहे फ्लिपकार्ट और अमेजोन के आने के बाद वेयर हाउसिंग की जो डिमांड है वो पूरे इंडिया में काफ़ी बढ़ रही है। इंडिपेंडेंट होम्स की जो इंडिपेंडेंट होम्स होते हैं उसमें भी यार स्टील का जो प्रोडक्ट है उसका जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ने लगा है। हाई राइज बिल्डिंग हो गए, नेरोअर प्लॉट विथ होने के कारण आने वाले समय में मार्केट जो शेयर है पोटेंशियल स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स का वो यहाँ पे 5x तक ग्रो होने वाला है 2019 से अगर हम बात करें, और 2023 तक 3x होने वाला है। तो ये जो पूरी जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पे पूरी इंडस्ट्री मल्टीबैगर होने वाली है, तो आपका स्टॉक तो मल्टीबैगर बनेगा ही। और आप देखेंगे कि पिछले साल से काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है, क्योंकि स्टील की प्राइसेस भी बढ़ी है। जहाँ पे स्टील की प्राइसेस नहीं बढ़ेगी तो यहाँ पर जो इसके पीएनएल में भी पेन दिखेगा, और उसके पीएनएल के चलते आपके जो प्राइसिंग होगी उसमें भी पेन दिखेगा। और अगर हम बात करें तो इंडिया ने अभी स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर आने वाले समय में मार्केट तो काफ़ी बढ़ने वाला है। जहाँ पर ग्लोबल एवरेज 9% का है वहाँ पर अभी हम इंडिया में केवल 4% यूज़ कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर ही अगर 5% का गैप है वो जो काफ़ी बड़ा गैप है, अगर इंडिया में अभी ये चीज़ें स्टार्ट हुई है, और आने वाले समय में अगर जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो आने वाले समय में काफ़ी चीज़ें हैं जो कंपनी को बेनिफिट करेगी। बैलेंस शीट स्ट्रेंथनिंग होने के साथ साथ वैल्यू ड्राइवन ग्रोथ कंपनी को बेनिफिट करेगी। सीमेंट कस्टमर कनेक्ट, जो कस्टमर से कनेक्ट है, ब्रांड रिकॉग्निशन है, वो यहाँ पे कंपनी काफ़ी यूनिक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कंपनी को काफ़ी बेनिफिट करती हुई नजर आएगी, जो कंपनी को हेल्प करेगी आने वाले समय में। अगर मोट की बात करें जो कंपनी का बिजनेस है उसमें कंपनी के पास 1500 से ज़्यादा प्रोडक्ट है, 10 से ज़्यादा प्लांट है, 2.6 मिलियन टन कैपेसिटी है, आने वाले समय में 4 मिलियन होने वाली है। और कंपनी का जो नेटवर्क है 800 डिस्ट्रीब्यूटर का, वो सबसे बड़ा नेटवर्क है इस इंडस्ट्री में। कंपनी लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर कंपनी है, इवन दो जो कमोडिटी साइकिल में जिसमें काम करते हैं उसमें भी कंपनी लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में कंपनी सबसे आगे है, और टेप्ट्रिक और ट्राइकोड को भी कंपनी जो एक्वायर किया है वो भी यहाँ पे आने वाले समय में हेल्प करेगा कंपनी के बैलेंस शीट और कंपनी के पीएनएल को। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट इसके साथ साथ कुछ रिस्क भी है जो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि देखो डीएफटी अगर यहाँ पर जो है, अगर देखो जब भी किसी भी इंडस्ट्री में मार्जिन ज़्यादा बढ़ने लगते हैं तो उसमें क्या होता है और दूसरे प्लेयर्स भी आने लगते हैं। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो मेरे को लगता है टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील है, अगर वो यहाँ पर अगर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में घुसते हैं तो वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी टक्कर दे सकते हैं एपीएल अपोलो ट्यूब्स को। और दूसरी चीज़ मेरे को लगती है, बट अभी तक ऐसी कोई भी चीज़ नहीं आई है जो डीएफटी कोई भी और दूसरी कंपनी लेके नहीं आई। दूसरी चीज़ ये है कंपनी, इसके अलावा कंपनी के पास जो यूनिक एडवांटेज है वो कंपनी की बैलेंस शीट है, और वो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्ले करेगी। क्योंकि दूसरे जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं जो कोरोना में यहाँ पे काफ़ी या तो खत्म हो गए, क्योंकि देखो एक कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, लेबर इंटेंसिव कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। अगर आपको दोनों को मेंटेन करना है तो आपको
फिर यहाँ पे अगर कोरोना में अगर आपका जो डिमांड है वो काफ़ी कम हो गई, वहीं पे अगर कंपनी के अपोलो की बात करें तो यहाँ पर उनका जो प्रेजेंस है वो मार्केट पूरे मार्केट वाइड बड़ा है। तो यहाँ से भी एक चीज़ निकल के आती है। और तीसरी चीज़ अगर हम बात करें तो ये तो रिस्क नहीं है, ये तो एक कंपनी का मोट है कि कंपनी ने जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे उड़ गए और उसके चलते यहाँ पर जो कंपनी का मार्केट शेयर है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया। जो तीसरा रिस्क है वो है स्टील प्राइसेस का। वो स्टील प्राइसेस तो लगभग कंपनी यहाँ पर आगे पास कर देती है, बट उसके चलते इन्वेंट्री के जो प्राइस, इन्वेंट्री की जो वैल्यूएशन है उसमें काफ़ी ऊपर नीचे होता है और वो कंपनी की बैलेंस शीट को थोड़ा ऊपर नीचे करेगा, बट वो रिस्क यहाँ पर कंपनी की रहे। अगर एक और रिस्क की बात करें तो कंपनी का जो स्क्रैप सेल होता है वो काफ़ी होता है, और अगर उसकी जो प्राइसेस है वो अगर ऊपर नीचे होती हुई नजर आती है तो वहाँ से कंपनी के मार्जिन्स पे भी इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि एक अदर इनकम का बहुत बड़ा पार्ट है जो स्क्रैप सेल से आता है, क्योंकि स्टील इंडस्ट्री में स्क्रैप का बहुत बड़ा पार्ट यहाँ पर कवर करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो शटडाउन है, अगर हम बात करें कंपनी अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होता है उनमें यहाँ पर अगर डाउन साइड देखने को मिलती है, या रियल स्टेट में डाउन साइड देखने को मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में डाउन साइड देखने को मिलती है, तो वो तो ओवरऑल लेवल पर यहाँ पर पूरे इंडस्ट्री में यहाँ पर रिस्क देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं एपीएल अपोलो ट्यूब्स के बारे में। अगर आपको कंपनी के आपको रेशोज और अगर कंपनी के आपको वो देखने हैं तो आप screener.in पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और यार वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी इतना डिटेल में वीडियो बनाते हैं, तो यार चैनल को लाइक करना ना भूलें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि यार इतनी डिटेल्ड वीडियोस शायद ही आपको कहीं मिलेगी। 30-30 मिनट की वीडियोस बनते हैं, काफ़ी टाइम लगता है। और दूसरी वीडियोस भी आप देखें, होटल इंडस्ट्री को कैसे एनालाइज करना है, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए, चाहे आप IRCTC, तो इस तरह की एनुअल रिपोर्ट का एनालिसिस और दूसरे चैनल्स पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, ताकि आपको इसी तरह की और लेटेस्ट अपडेट्स मिल सके। थैंक यू सो मच।